Assalamu alaikum students, we are going to discuss about the ribosomes. So beta, ribosomes are called the protein factory of the cell. And so they are called protein factory of cell. क्यों इनको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? बिकॉज दिस यूज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन्स, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का परफॉर्म करते हैं जिसको ट्रांसलेशन कहते हैं. सो इन रिजल्ट ऑफ ट्रांसलेशन हमारे पास अमाइनो एसिड की एक चेन बनती है जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं. ठीक है, सो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसमें मेनी अमाइनो एसिड होती हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रोटीन. जैसे अगर आप सपोज के मायोग्लोबिन को देखें जो हमारे मसल्स में होता है तो उसमें 154 अमाइनो एसिड्स हैं. सो इट मींस कि 154 अमाइनो एसिड लिंक्ड करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे, और ये चेन जो बनेगी इट फॉर्म्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन इज अ स्टेप ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, एंड प्रोटीन फॉर्मेशन और ट्रांसलेशन occurs on the ribosome. So we can say that ribosomes are the protein factory of the cell. ठीक है, यानी कहने का मकसद ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर या हमारे सेल्स के अंदर जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं दे ऑल रिक्वायर राइबोसोम्स. क्यों रिक्वायर्ड होते हैं राइबोसोम्स? उनको राइबोसोम्स में ऐसी क्या बात होती है? सो राइबोसोम्स आर एक्चुअली कैटालिटिक ऑर्गेनेल्स जिनमें इतनी एबिलिटी होती है कि वो लिंक कर सकें अमाइनो एसिड्स को और उनकी सिंथेसिस करके एक लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बना सकें. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल. सो अगर आप इनको बेटा डिफाइन करेंगे तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं कि स्मॉल ग्रेनुलर ऑर्गेनेल्स इन ऑर्गेनिजम्स. अब ऑर्गेनिजम्स क्यों लिखा है? क्योंकि आपके पास ये कोई एक पर्टिकुलर सेल नहीं है, इट इज प्रेजेंट बोथ इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है, क्यों बेटा? देखें कि हमारे पास दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब ने अपने स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, और स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए उनको प्रोटीन्स की ज़रूरत है. आप एक अगर सेल मेम्ब्रेन को ही देख लें तो सेल मेम्ब्रेन भी लिपोप्रोटीन से बना हुआ है. सो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ द सेल. ठीक है, सो इट मींस के प्रोकैरियोट्स होंगे तो उनमें भी प्रोटीन की सिंथेसिस जरूरी है, यूकैरियोट्स हैं तो भी प्रोटीन की सिंथेसिस जरूरी है. सो हमारे पास राइबोसोम्स इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए ताकि वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर सकें और अपने स्ट्रक्चर्स या अपने रेगुलेटरी प्रोटीन्स बना के अपने फंक्शंस को कंट्रोल कर सकें. ठीक है, सो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट पेलेट इन 1955, और डायमीटर इनका 20 नैनोमीटर है. और ये 20 नैनोमीटर जो कि आपकी बुक में गिवन है ये यूजुअली आपके पास बैक्टीरिया के लिए या प्रोकैरियोट्स का डायमीटर होता है, जबकि जो यूकैरियोट्स हैं उनमें ये 25 to 30 नैनोमीटर जो है वो हो सकता है. ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स में थोड़े से स्मॉलर राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि उनका साइज भी कम होता है, जबकि यूकैरियोट्स में थोड़े लार्जर राइबोसोम्स होते हैं. सो उनका डायमीटर जो है वो भी आपके पास ज़्यादा होता है. ठीक है, अच्छा अब डायमीटर क्यों ले रहे हैं? बिकॉज दे आर स्मॉल ग्रेनुलर ऑर्गेनल. ठीक है, तो हम इनकी लेंथ नहीं लेंगे, हम इनको डायमीटर में ही मेजर करेंगे. ठीक है, देन बेटा हमारे पास आती है इसकी कंपोजिशन. सो दे आर कंपोज्ड ऑफ टू मेन थिंग्स दैट आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोटाइड. राइबोन्यूक्लियोटाइड इज आल्सो नोन एज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल. अब आपने ये बात याद रखनी है कि जो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड है वो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है. बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है, अक्सर पूछा जाता है कि राइबोसोम्स कौन से कंजुगेटेड मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए होते हैं. सो ये मिलके आपके पास बने हुए हैं न्यूक्लियोटाइड, और राइबोन्यूक्लियोटाइड में जो राइबो टर्म है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड को भी रिप्रेजेंट करता है, और न्यूक्लियोटाइड ज़ाहिर है उसके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये राइबोन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअली जो कि आपके पास दो चीज़ों से मिलके बने हुए हैं, एक राइबोसोमल RNA और दूसरा उसमें 35% प्रोटीन्स होते हैं. ठीक, सो ये दोनों मिलके बना रहे हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को, तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये राइबोसोमल RNA और प्रोटीन का कम्बिनेशन है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि नेचर में राइबोसोम्स होते हैं. ठीक, फिर आती है इनकी फॉर्म, यानी ये किस फॉर्म में
में, यूकैरियोट या प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। सो दे कैन बी प्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स। एक्चुअली आप इन दो को एक फॉर्म भी कंसिडर कर सकते हो कि दे आर प्रेजेंट आइदर इन फ्री और डिस्पर्स फॉर्म और इन अटैच फॉर्म, ठीक है। सो अगर आप फ्री फॉर्म में देखेंगे बेटा तो इट कैन बी प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, और इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं और एट द एंड आपको एटीपी बना के देता है, ठीक, एंड दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। और क्लोरोप्लास्ट जो है उसको किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, स्पेशली किचन ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट्स के लिए फूड की सिंथेसिस करता है, यानी ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है, ठीक। सो अगर आप इस माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट को देखें तो इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर आइदर डिस्पर्स्ड और इन फ्री फॉर्म, ठीक है, यानी ये किसी चीज के साथ अटैच नहीं होते हैं। फिर आपके पास डिस्पर्स फॉर्म है, हमारे साइटोसोल्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइक आपने उस दिन भी पढ़ा था कि आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, तो उनमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं दे कैन बी फ्री और कैन बी डिस्पर्स, ठीक है। सो बेटा राइबोसोम्स जो हैं वो फ्रीली प्रेजेंट होते हैं आरबीसी के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में, और वहां पे वो सिंथेसिस करते हैं। तो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि उधर जो सिंथेसिस होती है वो हीमोग्लोबिन की होती है, यानी एचबी प्रोटीन की, और एचबी प्रोटीन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। और इस रेस्पिरेटरी पिगमेंट का रोल होता है कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। सो फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट है आरबीसीज में एंड दे हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ एचबी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बोर्ड के पेपर में भी बहुत दफा पूछा गया है, याद रखिएगा कि ये आरबीसीज जो हैं उनमें फ्री या डिस्पर्स राइबोसोम्स होते हैं और वो सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन करते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ना सिर्फ ऑक्सीजन को बल्कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, बट मैक्सिमम ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट इसके साथ होती है। सो दैट्स वाई हम इसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन बी कहते हैं, ठीक। देन हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है दैट इज द अटैच फॉर्म। और अटैच फॉर्म में आपने कल डिस्कस किया था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आ जाते हैं तो आपने ये पढ़ा था कि दे आर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और इनका रोल होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम्स कैन बी प्रेजेंट इन 2 फॉर्म्स, फ्री और डिस्पर्स्ड, एंड देन द अटैच फॉर्म, ठीक। बट ऑल टुगेदर देयर रोल इज टू मेक द प्रोटीन, सो दे आर called the protein factory of the cell, whether they are present in free or dispersed form or they are in attached form, ठीक। then बेटा we have their synthesis, so their synthesis, ये प्लीज उसके बाद लिखिएगा, मैं वहां पे लिखना भूल गई थी। so इनकी synthesis जो होती है they take place in a very important part of the nucleus and that is nucleolus, ठीक है। न्यूक्लियोलस इज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। आपने अक्सर देखा होगा कि न्यूक्लियस के अंदर एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है यहाँ पे न्यूक्लियस में, जिसको आप न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अलावा इसमें क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है या क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये आपके पास आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। सो न्यूक्लियोलस डार्कली स्टेन्ड रीजन इन द न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियोलस के 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब 2 पार्ट्स कैसे होते हैं बेटा, तो आपने याद रखना है कि एक वो पार्ट है जिसको आप पेरिफेरल कह रहे हो, और एक वो पार्ट है जिसको आप सेंट्रल कह रहे हैं, सेंट्रल, एंड दिस इज द पेरिफेरल, ठीक है। सो जो सेंट्रल पार्ट होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो सेंट्रल पार्ट है दिस इज फिब्रल, यानी उसमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और जो आपका पेरिफेरल पार्ट होता है वो ग्रेनुलर होता है, तो इट मींस कि उसके अंदर ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सो अब जो सेंट्रल पार्ट है जिसको आप फिब्रल कह रहे हैं, आपने ये याद रखना है कि इस फिब्रल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। और जो ग्रेनुलर पार्ट है इसको ग्रेनुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम्स के यूनिट्स बनते हैं, सो इसमें राइबोसोमल यूनिट्स होंगे। इट मींस कि इसकी सिंथेसिस जो है वो सेंट्रल रीजन में होती है, और जब सेंट्रल रीजन में बन जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास इसके यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से आप ग्रेनुलर पोर्शन कहते हैं न्यूक्लियोलस को या न्यूक्लियोलस के पेरिफेरल रीजन को, ठीक है। सो यहाँ पे आपने याद रखना कि दे आर सिंथेसाइज्ड इन
the nucleolus of nucleus, but they are not in complete ribosome form, they are in ribosomal units. ठीक है, अब ribosomal units क्या होते हैं? So ribosomes are present in two units, one is called small and one is called larger unit. ठीक है, जब आप बात करेंगे बेटा स्मॉलर यूनिट की, तो आपने सेंट्रीफ्यूगेशन के टॉपिक में भी पढ़ा था कि वो जल्दी सेडिमेंट हो जाता है, और जो लार्जर यूनिट होता है उसकी सेडिमेंटेशन पे टाइम लगता है, थोड़ा ज़्यादा उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी देनी पड़ती है और वो बाद में जाके सेडिमेंट होता है. ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखें तो दिस इज द स्मॉलर यूनिट और ये आपके पास है लार्जर यूनिट. जो स्मॉलर यूनिट है इसका रोल ये होता है कि जब आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इसके साथ आके अटैच होगा मैसेंजर आरएनए. सो आपने बेटा याद रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो मैसेज मिलता है वो मैसेंजर आरएनए से मिलता है. ठीक है, और मैसेंजर आरएनए आके अटैच होता है स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ. सो यहाँ पे आपके पास आके अटैच हो गया ये क्या चीज़, मैसेंजर आरएनए, जो किसके साथ अटैच होगा, राइबोसोमल यूनिट के साथ. ठीक है, स्मॉलर यूनिट के साथ. देन आपके पास है ये वाला लार्जर यूनिट, और लार्जर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमने जब स्टार्ट लिया था इसका तो मैंने आपसे कहा कि दिस इज कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री बिकॉज इट कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टू मेक अ लॉन्ग चेन ऑफ एमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन. सो फॉर दैट हमारे पास ये कुछ 3 रीजन्स या साइट होते हैं इस अमाइनो एसिड के अंदर, और लार्जर यूनिट के राइबोसोम के अंदर और उसके भी लार्जर यूनिट के अंदर. ठीक है, सो सबसे पहले आपको ए साइट नजर आ रहा है, देन पी एंड देन ई. ए साइट का मतलब होता है एमाइनो एसाइल साइट, एमाइनो एसाइल साइट. पी साइट कहते हैं पेप्टिडाइल साइट को, और ई साइट कहते हैं एग्जिट साइट को. ठीक है, जो एमाइनो एसाइल साइट होती है इसका मतलब यह है कि यहां पे आके एडिशन ऑफ एमाइनो एसिड होगा. ठीक, यानी अमाइनो एसिड आके ऐड होंगे तो हमारे पास पेप्टाइड चेन बनेगी. ठीक, पेप्टिडाइल साइट का मतलब है कि ये कैटालिटिक साइट है जिसने पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है. पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन किसके दरमियान, बिटवीन एमाइनो एसिड्स. क्या बनाने के लिए, पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए. ठीक है, अच्छा अब जो ई साइट है, ई साइट का मतलब है एग्जिट साइट. देखिए बेटा आपने एक चीज तो पढ़ ली कि मैसेंजर आरएनए मैसेज दे रहा है कि कौन सा अमाइनो एसिड आके अटैच होना है. ठीक है, वो आके अटैच किधर होगा, ए साइट के ऊपर. कौन लेके आएगा उसको अटैच करने के लिए, तो उसको लाता है ट्रांसफर आरएनए. इसका मतलब है कि ट्रांसफर आरएनए आपके पास अमाइनो एसिड को लाके अटैच करेगा ए साइट के ऊपर, पी की तरफ डिलीवर करेगा ताकि उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बने, और जब पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा तो ट्रांसफर आरएनए का रोल खत्म हो जाएगा. वो ट्रांसफर आरएनए यहां से क्या हो जाएगा, एग्जिट. ठीक है, सो मैंने क्या बात की कि मैसेंजर आरएनए gives message for the formation of protein कि कौन सा अमाइनो एसिड है, कहाँ पे अटैच होना है. That amino acid which is coded on the messenger RNA is delivered to the ribosome by means of transfer RNA on A site. Then P site forms the bond between those amino acids, and then finally when the bond has formed between the amino acid, E site will exit the transfer RNA and polypeptide chain will be present on the ribosomes, and at the end when the process ended, then the polypeptide chain will get separate from ribosomes. ठीक है, सो बेटा अब देखिए हम तो बात बार बार ये कर रहे हैं कि ये स्मॉलर यूनिट है, ये लार्जर यूनिट है, बोथ हैज देयर ओन रोल. ठीक, स्मॉलर यूनिट के साथ मैसेंजर आरएनए अटैच होता है, लार्जर यूनिट में ये 3 साइट्स होती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, हमारे पास एक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है, अब देखें कि ये दोनों राइबोसोम्स कब बनेंगे. सो इन दोनों की एडिशन कब होती है, यानी स्मॉलर यूनिट प्लस लार्जर यूनिट दे बोथ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ राइबोसोम. ठीक है, सो ये राइबोसोम बनाने के लिए जो हमारे पास कोफैक्टर चाहिए होता है आपको, वो होता है मैग्नीशियम,
और मैग्नीशियम क्या करता है, ये इसके स्मॉलर यूनिट और लार्जर यूनिट को कंबाइन करता है एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, तो ये आपके पास बन जाते हैं राइबोसोम्स। यानी अब राइबोसोम्स ऐसा रीजन बन गया। तो ये क्यों बना है, क्योंकि ट्रांसलेशन हो रही है और इन दोनों यूनिट्स को कंबाइन किया है मैग्नीशियम ने, ठीक है। लेकिन जब ट्रांसलेशन खत्म हो जाती है तो फिर दोबारा से राइबोसोम डिसोसिएट हो जाता है स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट के अंदर, तो वो भी अगेन होता है आपके पास मैग्नीशियम आयन की वजह से, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इन विच द स्मॉलर यूनिट एंड लार्जर यूनिट कंबाइंस ड्यूरिंग ट्रांसलेशन टू फॉर्म द राइबोसोम, and the breaking down of ribosome into its unit after translation is done by magnesium ion which act as a cofactor। ईटा का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, सो अब देखें बेटा, ये हमारे पास स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट है। जो भी यूनिट होगा उसका साइज भी होता है, उसकी सेडिमेंटेशन भी होती है। अब यहाँ अगर आप देखें तो मैंने ऑर्गेनिजम्स मेंशन किए हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में स्मॉलर यूनिट 30s, लार्जर यूनिट 50s और जो टोटल साइज बनता है उनका 70s। मैंने पहले भी आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगेशन वाले प्रोसेस में कि वी डू नॉट ऐड देम, ठीक है। ये इन दोनों की सेपरेट सेंट्रीफ्यूगेशन होती है तो वो ये वैल्यूज देते हैं, लेकिन अगर इनकी राइबोसोम की फॉर्म में सेंट्रीफ्यूगेशन होगी तो वो इस वैल्यू पे सेडिमेंट होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यूकैरियोट्स हैं तो उनमें भी ये वैल्यूज होंगी, उनकी एडिशन से 100s नहीं बनता, बल्कि ये उसका कोफिशिएंट फैक्टर है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, जो स्वेडबर्ग यूनिट बी कहलाता है एस, और ये रिप्रेजेंट करता है कि उसने कब सेडिमेंट होना है, ठीक है। सो इनकी सेडिमेंटेशन जो आपकी इधर टिटबिट में गिवन है वो दी हुई है कि 1000 टाइम ग्रेविटी चाहिए होती है इनको 1 to 2 आवर्स के लिए, बट जो आपकी वो टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगेशन का उसमें 120,000 टाइम लिखा हुआ है और फॉर 3 आवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप इसको याद रखें कि ये 120,000 टाइम फॉर 3 आवर्स ग्रेविटी के ऊपर सेडिमेंट होता है, और जब सेडिमेंट होता है तो उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या आता है, वो इन यूनिट्स की वैल्यू होती है जिसकी बेस पे हम उनको साइज देते हैं, ठीक है। फिर आपके पास जो लास्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है वो है पोलीसोम। यानी राइबोसोम तो है स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स मैग्नीशियम आयन से कंबाइन होंगे तो हम उनको राइबोसोम कहेंगे, लेकिन पोलीसोम क्या होता है कि जब एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोमल यूनिट्स कंबाइन हों, ठीक है, तो आप इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे पोलीसोम। If only single messenger RNA is combined with the one ribosome, then it is simply ribosome. But if many ribosomes get attached on a single messenger RNA, then it is called polysome. और ये तब होता है जब आपको प्रोटीन की ज़रूरत बहुत फास्टली होती है। सो हम ये कह सकते हैं कि पोलीसोम की सिंथेसिस इसलिए होती है ताकि हमारे पास फास्टन हो सके प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस या टू फास्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है। सो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास पोलीसोम बनेगा और एट द एंड हमारे पास इसके फंक्शंस आ जाते हैं। सो फंक्शन ही हम डिस्कस कर रहे हैं थ्रू आउट के राइबोसोम्स आर यूज्ड टू मेक द प्रोटीन्स। कैसे प्रोटीन्स बनाएंगे? बाय ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होती है? मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो मैसेज हो वो ट्रांसलेट हो जाए इन द लैंग्वेज ऑफ एमाइनो एसिड ताकि आपके पास प्रोटीन्स बने। और वो कैसे आके अटैच होंगे वो आपके पास ए, पी और ई साइड पे डिपेंड करता है। ए पे ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड लाके अटैच करेगा, पी पे उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा और ई से वो एग्जिट हो जाएंगे। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक एमसीक्यू आपकी एक्सरसाइज में है, द मोस्ट प्रोमिनेंट सेल ऑर्गेनेली इन द बैक्टीरियल सेल इज डैश। तो आपने याद रखना है कि एक क्रोमोसोम और एक राइबोसोम ये दो ऑर्गेनेलीज हैं जो कि हमारे बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सो इनके अलावा आपके पास कोई प्रोमिनेंट सेलुलर ऑर्गेनेल जो है वो इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक। सो बेटा बोर्ड के क्वेश्चन में तो ये क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं आया, बट सप्ली के पेपर्स में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। सो हो सकता है कि आपके बोर्ड के पेपर में आ जाए। सो इसको इस तरह से अपने पास मेंशन कीजिएगा, हर पॉइंट को नोट करिएगा और अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।